हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी ITR 2 फाइल करने जा रहे हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी नॉन रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग आपको इनकम टैक्स का नोटिस सर्व करा सकती है। अब आप बोलेंगे ITR 2 में ऐसा क्या स्पेशल है जो मुझे नोटिस ही आ जाएगा? तो ITR 1 की तरह ITR 2 बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसमें है मल्टीपल शेड्यूल्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एंड हर एक पार्ट डिमांड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो आइए सीखते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होगा फॉर ITR 2। बट उससे पहले, अगर आपने अपनी ITR 1 अभी तक फाइल नहीं करी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे मेंशन किया हुआ है, जिसे देख के आप सीख जाएंगे कि 10 मिनट्स के अंदर आप कैसे अपनी ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने से पहले आपके पास होनी चाहिए ये 5 डॉक्यूमेंट। नंबर 1, AIS एंड TIS। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आप ऐसे समझें कि ये आपकी एक सीक्रेट डायरी है जो कि है इनकम टैक्स वालों के पास। अगर आप कोई भी सेल या परचेज करते हैं, शेयर्स, प्रॉपर्टी, या आपको कोई मिल रहा है इंटरेस्ट या डिविडेंड, आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं या एक बड़े अमाउंट की आपने FD कराई है, सब कुछ इस स्टेटमेंट में आता है। नंबर 2, कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपने ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पे जाइए और डाउनलोड कीजिए टैक्स P&L एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट। वहाँ पर सारी शेयर्स की सेल, सारी म्यूचुअल फंड की सेल्स, ये सब कुछ आ जाएंगी। नंबर 3 है फॉर्म 16। अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो मेक श्योर करें कि आपके पास अपडेटेड फॉर्म 16 है। नंबर 4 है 26AS। 26AS आपका TDS एंड TCS का लेजर है। तो जो भी पोर्टल पे TDS और TCS आ रहा है, उसको कंपेयर करना है 26AS के TDS और TCS से। नंबर 5 पे है आपका बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसमें जो भी बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया उस पर कितना TDS काटा। नंबर 2, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। मीन्स आपने कितना बैंक को होम लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे किया है और कितना प्रिंसिपल पे किया है। तो आइए, जब आपके पास ये पांचों डॉक्यूमेंट हैं तो आप हर शेड्यूल में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन सेक्शन की। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स पोर्टल आपसे पूछेगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। मींस आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट, और रीज़न कि आप रेसिडेंट क्यों हैं और नॉन रेसिडेंट क्यों हैं। मींस अगर आप इंडिया में 182 डेज और मोर रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद कुछ सवाल पूछेगा इनकम टैक्स पोर्टल आपसे, जिसका जवाब आपको यस या नो में देना है। फॉर एग्जांपल, क्या आप डायरेक्टर हैं, क्या आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, क्या आप एक FPI हैं, मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्या आपकी रिटर्न ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है या आप खुद। तो जब आप इनके जवाब यस या नो फॉर्मेट में दे देंगे तो आप कंफर्म करके सेकंड शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे, जो है सैलरी का शेड्यूल। सैलरी के शेड्यूल में आते ही सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपने ग्रॉस सैलरी पे। ग्रॉस सैलरी में मेंशन करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मींस एम्प्लॉयमेंट का नेचर, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या अदर का सेक्शन। क्योंकि बिना इसको मेंशन करे आप दूसरे शेड्यूल पे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। फिर जो भी अमाउंट आपके पोर्टल पे आ रहा है उसको कंपेयर करना है अपने अपडेटेड फॉर्म 16 के साथ, कि जो भी सैलरी है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। जो भी डिडक्शन आपने अपने एम्प्लॉयर को दिया था वो करेक्टली ऑटो पॉपुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई ESOPs हैं या RSU हैं, मीन्स रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, जब भी ये आपको वेस्ट होंगी तो एक टैक्सेबल पोर्शन बनता है जो कि टैक्स होता है अंडर द हेड सैलरी। तो मेक श्योर करें वो कंपोनेंट आपकी सैलरी में एड ऑन हो रहा है, नहीं तो आगे इनकम टैक्स पोर्टल आपको नोटिस इशू कर सकता है कि ये शेयर्स आपको वेस्ट हुए हैं बट इसका टैक्सेबल पोर्शन सैलरी में एड ऑन नहीं हुआ है। तो जब आप ये डिटेल फिल कर देंगे तो उसको कंफर्म करने के बाद आप मूव ऑन करेंगे तीसरे शेड्यूल की तरफ, जो है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के केसेस में आपको चाहिए होगा, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट, आपको चाहिए होगा एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी। आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो को ओन्ड है या आपने पूरी की पूरी खुद ही ओन कर रखी है। फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने किसी को किराए पे दे रखी है। तो अगर आपने किराए पे दे रखी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा रेंट का अमाउंट। 30% डिडक्शन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस जो भी आपने एक्चुअल बेसिस पे पे किए हैं,
फिर आता है होम लोन। अगर आपका कोई होम लोन है तो आपके पास ये डिटेल मैंडेटरी है होना। नंबर 1, आपने लोन लिया कहाँ से, बैंक या अदर। लोन का अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, किस डेट को आपको लोन मिला था, कितने अमाउंट का लोन था, आज की डेट में कितना अमाउंट लोन का आउटस्टैंडिंग है, कितना आपने प्रिंसिपल पे किया और कितना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पर शो कर देंगे। एंड जब आप इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे तो नेट में आपकी इनकम या लॉस आ जाएगी। अगर आप न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करते हैं तो आप लॉस को ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओल्ड रिज्यूम में इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो आते हैं अब उस पॉइंट पे जहाँ पर 80% ऑफ द लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या टैक्सेशन होगा इस इनकम का। तो वो इनकम है कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन के लिए ITR 2 में 2 शेड्यूल अवेलेबल है। नंबर 1 शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। रिपोर्टिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस किस नेचर ऑफ तरह की कैपिटल गेन हमारे पास आ सकती है और उस पर क्या क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, ताकि हम एट द एंड ये देख पाए कि सही रेट ऑफ टैक्स उस पर लगा है या नहीं लगा है। तो कैपिटल गेन जनरली हमारे पास 3 तरीके से आ सकता है। नंबर 1, अगर मैंने सेल किया है इक्विटी शेयर्स को, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को, नंबर 3 यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को। दूसरा, जो मैंने यूनिट्स बेची हैं वो है अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो कि डेप्ट फंड भी हो सकती हैं या फिर गोल्ड ETFs वगैरह भी। तीसरा आता है सेल एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो पहले कवर करते हैं इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को। तो कोई भी फंड इक्विटी ओरिएंटेड कब कहलाता है, जब टोटल अमाउंट जो भी उसके पास रिसीव हो रहा है वो 60% इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। अगर इन इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को मैं बेचता हूँ एंड मेरा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो लेस देन है 1 ईयर, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 111A एट द रेट 20%। एंड इफ वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरा 1 साल से ज़्यादा है, तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 12.5%। बट वही अमाउंट जो एक्सीड करेगा 1.25 लाख से, मतलब अगर मेरा 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सिर्फ 25,000 पे ही टैक्स लगेगा एट द रेट 12.5%। अब आते हैं सेकंड पे, इक्विटी अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मींस इसमें 2 कैटेगरी बनती है। नंबर 1 डेप्ट ओरिएंटेड, दूसरा आता है गोल्ड ETFs वगैरह। अगर ये डेप्ट ओरिएंटेड मींस 65% ऑफ द इसका पैसा लगा हुआ है डेप्ट में या मनी मार्केट में, ये मैंने एक्वायर किए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और हमेशा स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होगा। सेकंड आ गया कि गोल्ड ETFs वगैरह। तो अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मीन्स तो ये स्लैब रेट पे टैक्सेबल होंगे एंड इफ इट इज टैक्सेबल होंगे एट द रेट 12.5%। ये भी 12.5% पे होंगे, बट जो एक जो मुझे छूट मिली हुई है कैपिटल गेन में इक्विटी शेयर्स के लिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए 1.25 लाख की, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो भी गेन होगा वो स्ट्रेट अवे टैक्सेबल होगा 12.5% पे। तो आते हैं तीसरे तरह के कैपिटल गेन पे, जो कि है मेरा प्रॉपर्टी का गेन। तो प्रॉपर्टी जो तीसरी नेचर ऑफ कैपिटल गेन है वो है सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें अगर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ्स, इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये टैक्सेबल होगा एट द रेट स्लैब रेट। मीन्स अगर मेरा सैलरी का स्लैब 30% है तो 30% पे। बट अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स, इस केस में अगर मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो मेरा स्ट्रेट अवे 12.5% पे टैक्स लगेगा एंड नो इंडेक्सेशन का बेनिफिट। बट अगर ये एक्विजिशन हुआ है बिफोर 23 जुलाई 2024, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो रेट ऑफ टैक्स रहेगा 20%, बट मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं चाहिए तो रेट ऑफ टैक्स रहेगा 12.5%। तो जब हमने समझ लिया कि किस तरह की कैपिटल गेन पे कौन-सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा, तो आइए अब समझते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को। तो
सबसे पहले हम जाएंगे शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में। तो पहले हमें देखेंगे कि दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे क्लिक करेंगे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड तीसरा है अदर। अदर में अनकोटेड शेयर्स है एंड सेम डेप्ट फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे। इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे स्क्रॉल डाउन में कि 111A या फिर अदर। अदर होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम क्योंकि रेसिडेंट हैं तो 111A में हमारा टैक्सेशन लगेगा, जहाँ पे हम मेंशन करेंगे हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड अगर कोई भी खर्चे लगे हैं इसको बेचने में, देन इस पे मेरा गेन निकल के आ जाएगा। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में जो कि है अदर, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी नहीं है। इसमें आते हैं अनकोटेड शेयर्स या फिर वही डेप्ट फंड या गोल्ड ईटीएफ्स। इस केसेस में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा सेम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी मेरा रहा है एंड जो भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं इसको बेचने में। फिर हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल में भी लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी हैं, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके लिए एक अलग से शेड्यूल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जहाँ पे मेरे को मेंशन करना है कि ये जो एक्विजिशन है वो ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 है या आफ्टर 2018 है। फिर मेरे को मेंशन करना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है एंड कोई खर्चे हुए हैं तो वो अमाउंट मेंशन करना है। उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के केसेस में। लैंड एंड बिल्डिंग की जब भी आपको सेल को रिपोर्ट करना हो तो हमें चाहिए होगा डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, जो भी कंसिडरेशन का अमाउंट आया है और जो भी मेरे खर्चे हुए हैं इसको बेचने में, देन गेन आ जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ 54EC वगैरह की। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी कैपिटल गेन की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मेरा कैपिटल गेन अंडर प्रॉपर्टी नहीं भी लग रहा, इट डजंट मीन्स कि मेरे को उसको रिपोर्ट भी नहीं करना है। रिपोर्टिंग इज डिफरेंट एंड टैक्सेशन इज डिफरेंट। जब हमने समझ लिया कैपिटल गेन पे कैसे कैसे टैक्स लगेगा और क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और पेंडिंग है कि शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में ही पॉइंट नंबर F में हमें इन सारे कैपिटल गेन्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा पीरियड वाइज। मीन्स कौन सी इनकम किस पीरियड में रिपोर्ट हुई, जो कि फर्दर आगे जाके यूज होगा फॉर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन अगर हमने टाइमली पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नहीं करी होगी। एंड आफ्टर कैपिटल गेन हमारा आता है फिफ्थ शेड्यूल जो कि है अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज को अगर आप जब ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा एक तो जनरल इनकम्स, दूसरा है इनकम टैक्सेबल स्पेशल रेट, जैसे कि लॉटरी की इनकम्स हो गई। जनरल इनकम्स में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम आ रही है और डिविडेंड इनकम्स। एंड इसी सेक्शन में लास्ट में आ रही है आपकी पॉइंट 10 में इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट की बायरिफिकेशन देने को। जैसे हमने पहले पॉइंट F में कैपिटल गेन का बायरिफिकेशन दिया पीरियड वाइज कि कौन सी इनकम किस पीरियड में रिसिप्ट हुई है, सेम यहाँ पर भी डिविडेंड किस पीरियड में आया, वो जो विनिंग्स हैं स्पेशल रेट्स पे वो कब कब मेरे को रिसीव हुई, एंड इसमें भी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे एंड इंटरेस्ट की कंपटीशन होगी अगर हमने टाइमली डिपॉजिट ऑफ टैक्स नहीं किया होगा। इसके बाद शेड्यूल आते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का एडजस्टमेंट एंड करंट ईयर के लॉस का एडजस्टमेंट। क्योंकि आपने न्यू रिजीम को चुना है तो कोई भी लॉस तो आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर आपने पिछले टाइम भी अगर न्यू रिजीम लिया तो कुछ होगा नहीं, तो इस सेक्शन में जनरली कुछ हमें करना नहीं होता, जस्ट कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आता है शेड्यूल ऑफ स्पेशल रेट्स। यहाँ पर जितनी भी मेरी स्पेशल रेट्स की इनकम है वो इनकम का अमाउंट एंड उस पर कितना टैक्स लगा है उसका अमाउंट्स आता है। इसके बाद आता है पार्ट बी ऑफ टोटल इनकम। जो भी हर शेड्यूल में हमने रिपोर्ट किया कि सैलरी से मेरी इतनी इनकम है, कैपिटल गेन से मेरी इतनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इतनी इनकम है, उन सब का टोटल आके पार्ट बी में टोटल इनकम में मेरे को दिखेगा, जहाँ पे मेरे को दिखेगा कि सैलरी से कितनी इनकम है,
कैपिटल गेन से कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है। इसके बाद आता है टैक्स पेड का सेक्शन। इट मीन्स जो भी मेरा TDS कटा है, TCS कटा है, जो भी मैंने सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे टैक्स पे किया है, जो भी मेरा एडवांस टैक्स मैंने पे किया है, वो सारा इस सेक्शन में आएगा। फिर लास्ट तो आते हैं हमारे लास्ट शेड्यूल पे, जो कि है टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। बट उससे पहले एक डिस्क्लोजर का शेड्यूल और होता है, शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स, जहाँ पे हमें डिस्क्लोज करना होता है कि जो भी मेरे फॉरेन में एसेट्स हैं, जो कि बैंक अकाउंट हो सकता है, मेरा प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। जो मोस्ट कॉमन डिस्क्लोजर ITI 2 में आता है वो आता है RSU यूनिट्स का, जो कि मेरी MNC कंपनीज ने मुझे दिए हैं। इस केस में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि किस कंपनी ने आपको दिए हैं, उसका एड्रेस क्या है, एंड इसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है, आपको कब मिले थे, एंड अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 के पीरियड में इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा, मतलब हाईएस्ट प्राइस क्या रहा इस शेयर का। एंड वंस ये सारे डिस्क्लोजर मैं कर देता हूँ, तो मैं अब जाऊँगा अपनी लास्ट पार्ट में, टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम पे, जहाँ पे मैं देखूँगा कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे कितना बन रहा है मेरा टैक्स, स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे मेरा कितना टैक्स बन रहा है। फिर मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से रिड्यूस होगा वॉट एवर टैक्स जो मैंने ऑलरेडी पे किया है एडवांस टैक्स असेसमेंट के थ्रू। फिर TDS और TCS के मोड से जितना भी टैक्स मेरा आ रहा है, नेट में मेरा निकलेगा या तो अमाउंट पेबल, या फिर मेरा निकलेगा रिफंड, या नेट में निकलेगा ज़ीरो। एंड इसको मैं प्रोसीड करूँगा आगे। फिर देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जब भी सारे वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएंगे, इट मीन्स जो भी ITI 2 ने चेक्स लगाए हुए हैं कि ये गलतियां आप में नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट हुई, इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा। देन प्रीव्यू एंड सबमिट करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आई सन ऑफ दिस, एंड यहाँ पे प्लेस डालना पड़ेगा मेरे को कि किस प्लेस से मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के 3 तरीके हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार, OTP, पैन, ये सब कुछ, या फिर मैं कर सकता हूँ अभी मैं रिटर्न फाइल कर दूँ। वेरिफिकेशन मैं लेटर स्टेज पे कर दूंगा, बट नॉट मैक्सिमम 30 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। बट तीसरा ऑप्शन एक और है कि मैं वेरीफाई कर देता हूँ, फिजिकल कॉपी लेके साइन करूँगा और उसको CPC बैंगलोर में भेज दूँ, जो कि जनरली कोई भी नहीं करता आज की डेट में। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे। बट आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको लगता है अगर कोई भी पॉइंट जो डिस्कस करना ज़रूरी था ITI 2 में बट मैंने मिस किया है, तो प्लीज़ उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सी यू देन, बाय बाय।